अरे बाप रे, कितना डिफिकल्ट पेपर था यार बायोलॉजी का। ये नीट के पेपर इतने डिफिकल्ट कब से आने लग गए? ये नीट के पेपर में जेई एडवांस और जेई के सवाल कब से आने लग गए? बायोलॉजी का पेपर कितना लेंदी था, केमिस्ट्री कैसा था, सब आपको एक ही वीडियो में पता चलेगा। हम लेके आए आपके लिए नीट एनालिसिस 2025 का पेपर। जो बच्चे चिल्ला रहे हैं हर सब्जेक्ट के नाम से, आज उनको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू द चैनल। और हम तीनों मिलके, मैं श्रद्धा मैम और पल्लवी मैम मिलके आपको एनालिसिस जो है बताने वाले, इस पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जो एनालिसिस करने वाले हैं उसमें क्लास 12 और क्लास 11 का कितना आया वो मैं सभी सब्जेक्ट का आपको एक बार बता देता हूं। देन हम पर्टिकुलरली फिजिक्स से एनालिसिस शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले अगर आप ये ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि 49% आपका 11th का आया है और 51% 12th का आया। इसका मतलब 11, 12, 12th का लगभग जो है सेम टू सेम आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में डिफिकल्ट था? जी हाँ बच्चों, 9 साल के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। 2016 में ऐसा हुआ था जब हमने एग्जाम दी थी, उसके पहले साल में। और अब हुआ है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया। लेकिन हमने इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों को अवेयर किया था इस बारे में। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि 2024 में जो टॉपर्स निकल के आए थे बहुत सारे, जो भी स्कैम की न्यूज़ चल रही थी, उस हिसाब से इस साल का पेपर जो है वो टफ निकलना बिल्कुल जाहिर था बच्चों। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इजी आएगा पेपर, बहुत इजी आएगा, लेकिन वो बोलते हैं कि या फिर हम बोलते हैं सिर्फ इसी कारण क्योंकि आप थोड़ा जो है मोटिवेटेड रहे और वहाँ पे इजीली वहाँ पे जा सके। लेकिन बच्चों को रियलिटी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन पेपर्स जो है वो निकाले। बायोलॉजी का आपको लग रहा है लेंदी पेपर था, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें लेंदीनेस क्या थी और ईजीनेस क्या थी। चलो शुरू करते हैं फिजिक्स से। बट उससे पहले फिजिक्स में हमें जो है देखने को मिला कि 49% 11 और 51% जो है वो 12th का आया था। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल होता है। इनऑर्गेनिक में लगभग 42% 11, 58% 12th का मिला। 47% ऑर्गेनिक में 11th का, 53% 12th का। और फिजिकल अगर हम देखें, फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें ज़्यादातर 11 का 56% और 12th का 44%। बट ये मायने नहीं करता उतना ज़्यादा क्योंकि पढ़ाई तो हम पूरी तरीके से करते हैं। और ये बेटा ग्राफ्स है जो आपको शो करते हैं कि आपको 11, 12 दोनों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बॉटनी में 54% 11, 46% 12 एंड जूलॉजी में 45% 11 का और 55% 12 का आया है। तो लगभग बच्चों सभी चीज़ें जो है आपको दिख रही है कि एवरेज में है कि यस 11 और 12 का 50% ही लगभग आया है। लेकिन बात तो मज़ेदार की तब है जब आप सेक्शन देखोगे फिजिक्स के, और उस फिजिक्स के सेक्शन में किसमें सबसे मॉडरेट क्वेश्चन आए, किसमें इजी क्वेश्चन आए और किसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। तो बच्चों मैंने खुद पेपर देखा, टोटल 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे और ऐसे लेवल के थे बच्चों, जेई एडवांस मेंस के लेवल के थे जो शायद ही सॉल्व हो पाएंगे अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी। तो चलो शुरू करते हैं इस एनालिसिस को कि किस तरीके से फिजिक्स का जो है हमारा पेपर आया था। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है हमारा जनरल टॉपिक का सेक्शन जिसमें चैप्टर्स जो है वो डिवाइड होते हैं। जैसे जनरल एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या क्या आता है, ये स्क्रू गेज आते हैं और वर्नियर कैलिपर्स वगैरह आता है। उस पे जो सवाल आए थे वो आए थे बच्चों 2 क्वेश्चंस, टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे। उन 3 में से हमने देखा कि 2 क्वेश्चंस जो है वो इजी आए हैं और 1 क्वेश्चन इज मीडियम या फिर जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं बच्चों। तो देखा जाए तो इजी सवाल अगर टोटल गिने तो 16 सवाल इजी थे बच्चों, सिर्फ 16। ये नंबर 22 से 25 तक होता है हर पेपर में, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। यस, आगे देखते हैं। मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है टोटल 11 क्वेश्चंस। माय गॉड, ये टॉपिक इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है जिसपे 11 क्वेश्चंस आए और हम सबको पता होता है कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। बट ये नहीं पता था इस साल की डिफिकल्ट क्वेश्चंस 4 आएंगे। लगभग 4 क्वेश्चंस, मतलब 30 to 33% से भी ज़्यादा ये आपको देखने को मिल रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल देखो इस सेक्शन की, 4 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आए हैं, 5 क्वेश्चंस मीडियम आए हैं, इजी में 2 आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम और वेव्स की बात करें तो वेव्स तो मतलब सिर्फ 2 सवाल आए हैं, उसमें एक ईजी और एक मीडियम आए।
फ्लूइड्स में अगर देखा जाए तो एक भी सवाल नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी डिफिकल्ट लेवल का आया था। ग्रेविटेशन की अगर बात करें, जिसको हम अच्छे से करते हैं, फॉर्मूला बेसिस पे ही था, उसमें 2 सवाल थे, एक इजी और एक मीडियम था बच्चों। प्रॉपर्टीज एंड मैटर की बात करें तो नील बटे सन्नाटा, नो भी, एक भी सवाल नहीं आया है। थर्मल फिजिक्स की अगर बात करें बच्चों तो 4 क्वेश्चंस आए, 4 में से एक डिफिकल्ट, 2 मीडियम और एक इजी क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से क्वेश्चन का भंडार आता है बच्चों, इतने सारे सवाल आते हैं, और इस बार आपके ये हित में था, मतलब हमारे साइड में था ये सेक्शन। क्यों? क्योंकि 12 सवाल टोटल थे और उसमें से सिर्फ एक डिफिकल्ट आया। लेकिन नीट वालों, आपको फिजिक्स में मॉडरेट जो होते हैं, मीडियम भी होते हैं, वो भी तो डिफिकल्टी लगते हैं। तो हम ये पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे 7 हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस आए, और इजी क्वेश्चन कितने आए? ओनली 4, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो आपने देखा होगा एक माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक डिफिकल्ट है बच्चों, 2 मीडियम है और सिर्फ एक इजी सवाल है। तो इसमें से भी शायद बच्चे ने एक ही सवाल सॉल्व किया होगा, वो भी वही माइक्रोस्कोप वाला। मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो उसमें से 5 सवाल आए हैं, और 2 मॉडरेट है और 3 जो है वो इजी क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें सो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ विच 1 इज इजी एंड 1 इज मॉडरेट। तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल जो है, बेहतरीन पूछे गए सवाल, और उसमें डिफिकल्टी लेवल की जो हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, जी हाँ, फिजिक्स इस बार डिफिकल्ट था, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि 24 का जो वो पैटर्न बन गया था ना, इतने सारे टॉपर्स आ गए थे, उसके बाद ये आना ही था। तो मैं बताता हूँ बच्चों, अगर आपने 30 से 32 सवाल भी सॉल्व किए होंगे ना, अगर समझो 30 सवाल भी सॉल्व किए, तो 3 4 120, 110 120 के आसपास मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, 120 125 के आसपास ही टॉपर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि था यार, इट इज़ टफ, डिफ़िकल्ट था, फिजिक्स जो है डिफ़िकल्ट था, और उसमें अगर आपने 25 से 30 के रेंज में अगर सॉल्व किए होंगे तो आप आगे है, डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। कट ऑफ वगैरह कैसा लगेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इस कट ऑफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कौन सा सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें से आए हुए हैं, लेकिन सेपरेटली वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आप केमिस्ट्री के बारे में समझ लो। हेलो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं पेपर एनालिसिस, जो कि नीट, कल ही आपका नीट 2025 का पेपर हो चुका है, और आपने पेपर देकर आ गए होंगे, या जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है कि देखिए किस तरीके का पेपर सेट किया था इस बार का नीट 2025 का। अगर मैं आपको बात करूं केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के पेपर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, जिसमें मुझे ऑर्गेनिक में नियर अबाउट 19 क्वेश्चंस मिले थे। 19 क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। 17 क्वेश्चन प्योरली ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपके 11 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से रिलेटेड थे। जी हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा है वेटेज कम ज़्यादा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इनऑर्गेनिक के एक्सपेक्टेड थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस कम पाए गए, और थोड़ा आपको ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा के दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 15 क्वेश्चंस थे, जो कि एक्सपेक्टेड है। 15, 16, 17 का रेशो हमेशा ही होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जितना होना चाहिए उतना ही आया है। इस बार थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम हुआ है, और ऑर्गेनिक का वेटेज उन्होंने बढ़ा कर दिया है। कैसे इन पेपर्स को क्लासीफाई करके उन्होंने बताया, चलो देखिए, हम देखते हैं कि इस पेपर को किस तरीके से क्लासीफाई किया है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक में जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बेटा इस चैप्टर का वेटेज हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ो। सेम एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन उस चैप्टर पे बेस आए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर आपका होता है केमिकल बॉन्डिंग, 100% केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो आपको क्वेश्चन देगा। इस बार भी 3 क्वेश्चंस मिले हैं। सोचो, 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग एक्सपेक्टेड है, उतने आते ही है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो आते ही है, 2 से 3 का रेशो ही है। पीरियोडिसिटी जैसा चैप्टर जो हमेशा क्वेश्चन लाता है, उसके भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक बाकी इसको मिला दूं तो 5-6 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक इस बार 11 क्वेश्चन पे ही था, लेकिन जितने गेसिंग चैप्टर थे उसी गेसिंग चैप्टर से उसके क्वेश्चन बने गए थे। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में भर भर के
रिएक्शंस आती, इस बार वैसा नहीं है। उन्होंने वेरी बेसिक टॉपिक आइसोमर जैसा टॉपिक बोल दे, एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन होता है, इस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए थे। जैसे कि एक सिंपल सा था, फॉर्मूला दिया था, उसके आइसोमर्स पता करो, स्ट्रक्चरल सेंस, स्टीरियो आइसोमर्स कौन से, सीज ट्रांस किसमें पॉसिबल है, इतना इजी लेवल का क्वेश्चन, सीज ट्रांस पहचानो किसमें पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन जीओसी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आइसोमर के ऊपर उन्होंने बनाए थे। जीओसी जो कि 11 का बेसिक चैप्टर है, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं कि बेटा इसको बेसिक है लेकिन क्वेश्चंस आते आते 4 क्वेश्चंस इस बार जीओसी ने फंसा है। सोचो जीओसी जैसा चैप्टर 4 क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो, प्यूरिफिकेशन टेक्निक 100% मैं बोलती हूँ बच्चों को आता है, आया ही था क्वेश्चन। स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन कि कटायन अनायन की स्टेबिलिटी आया है, वैसा क्वेश्चन। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन लेसेंजन टेस्ट के बेस क्वेश्चन था। जैसा प्रेडिक्टेड था जीओसी के टॉपिक पे क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चंस एंड इजी फॉर्म में थे, बहुत ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजी एंड मॉडरेट लेवल के जीओसी के क्वेश्चंस मिले थे। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाने के लिए भी क्वेश्चन था, जो कि नॉर्मल है, इजी क्वेश्चन है। वो अमाइंस का टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वो तो बोर्ड वाले बच्चे भी सॉल्व कर सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर लगा के तो बोर्ड का बच्चा सॉल्व कर सकता है, इतना इजी क्वेश्चन एसिड बेस से रिलेटेड था। और बाकी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रिलेटेड थे रिएजेंट्स एंड द रिएक्शन। जिसने सिंपली जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसे फॉलो करके अगर ऑर्गेनिक पढ़ा है, उसने 19 के एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो इसी लेवल के थे। फिजिकल की बात अगर करूँ तो बच्चों की कंप्लेंट्स होती है, मैम हमेशा फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते। जी नहीं, देखो आउट ऑफ द 15 11 क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स है तो 4 क्वेश्चन कंसेप्शनल थ्योरी बेस भी पूछे गए हैं, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और जो 11 क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें भर भर के कैलकुलेशंस करना है, बिल्कुल नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन किया, आंसर इज रेडी। इतनी इजी लेवल का मोल कंसेप्ट जैसा, थोड़ा सा मोल निकालना था, गिवन मास मोलर मास लिखकर ही था, और एटम्स निकाले, नंबर ऑफ एटम्स। इक्विलिब्रियम चैप्टर 2-3 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड थे, लीचेट्रियल प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस था, केपी कैसे निकालने पे क्वेश्चंस था। तो इजी जो प्रेडिक्टेड टॉपिक है उसी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे। अगर तो बात करूं मैं, तो 11 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली नहीं थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन एंड कंसेप्चुअल बेस्ड था। सो दैट इज अबाउट द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अगर मैं बता करूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो चलो वो भी देख लेते हैं हम कि इस बार हमें किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। इस बार अगर देखो सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों ट्रू है, फॉल्स है, इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है, उस टाइप के मुझे टोटल 4 क्वेश्चंस मिले थे। जी हाँ, 4 क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट बेस के, जो कि इनऑर्गेनिक में भी था वैसा क्वेश्चन, फिजिकल में भी आया था और ऑर्गेनिक, तो तीनों में रिलेटेड ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया था। एक ही क्वेश्चन था असर्शन रीजनिंग का, वैसे भी असर्शन रीजनिंग बायोलॉजी में ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे हमें एक ही, इस बार क्वेश्चन एक ही मिला था, लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन थे उस बेस पे। मैच द पेयर, सी द टॉपिक, मैच द पेयर, बोले ना मैच द पेयर, एक तो आपको 100% देगा या फिर डुबाएगा। सो मैच द पेयर के 6 क्वेश्चंस थे, वो भी ऐसे थे कि बिल्कुल 2 ऑप्शंस आपको पता हो, 2 की पेयर पता हो तो अपने आप ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज़्यादा सोचने वाली या ट्रिकीनेस उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था। सो बिल्कुल इजीली उन्होंने बनाया था कि 2 ऑप्शंस आपको पता है, उसके ऊपर से आप आंसर निकाल सकते हो। एक आधा नहीं भी पता हो तो भी आंसर निकल जाएगा। इस तरीके के मैच द पेयर्स उन्होंने बनाए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, 6 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको होता है 4-5 ऑप्शन, उसमें से ए भी करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है या ई नहीं है, इस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी 6 क्वेश्चन मिले थे। बाकी सारे आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए थे। सो ओवरऑल पेपर को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो बिल्कुल भी मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट, हार्ड बिल्कुल भी नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन को अगर उस कैटेगरी में डाल भी दूँ, वो भी नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर था। लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफनेस बढ़ाई थी उन्होंने, लेकिन पेपर बिल्कुल लेवल का था। जिसने प्रॉपरली वेटेज वाइज चैप्टर्स को प्रिपेयर करके गए होंगे, 100% क्वेश्चन बनने वाले थे। 1-2 क्वेश्चन है जिसमें हाइपोथेटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके आंसर्स प्रेडिक्ट बाद में ही किए जा सकते हैं जब तक एनटीआर की आंसर की नहीं आती, बट बाकी पेपर बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। चलो ये था केमिस्ट्री का एनालिसिस, बाकी एनालिसिस आप देखिए।
Hello बच्चों, so NEET 2025 exam is finally over. After the exam, many students were having mixed kind of the reviews, जिसमें एक रिव्यू मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि बायोलॉजी का सेक्शन उन्हें लेंदी लगा। बच्चों, बायो का सेक्शन जो था वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं था। इट वॉज अ मॉडरेट टाइप ऑफ अ सेक्शन जो कि हमेशा से ऐसे ही रहता है और ऐसे ही रहना चाहिए। बच्चों, इस पेपर का आंसर की जो है वो तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे बहुत सी जगह पे मिल जाएगा, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो द करेक्ट एनालिसिस, क्योंकि अगर आपके पास में करेक्ट एनालिसिस है तो ही आप आने वाले टाइम में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि किस टाइप से आपको 2 साल बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है। एंड अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो अगले साल बहुत अच्छे से अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाएंगे, अगर ये एनालिसिस आपको पता है तो। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, बायो का जो सेक्शन होता है इसमें सबसे मेन हम पहले लेते हैं कि क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं। सो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस जो है ये बायो के सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिसमें पहले होते हैं बच्चों मैच द पेयरिंग। मैच द पेयरिंग ये ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें निगेटिव जाने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। इसमें कोई ना कोई मैच द पेयरिंग में क्लू मिल जाता है, आपका आंसर करेक्ट ही होता है, निगेटिव में जाने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। सो इट्स माय फेवरेट काइंड ऑफ सेक्शन, मैच द पेयरिंग। और 11 क्वेश्चंस आए थे, मतलब 44 मार्क का पेपर ऐसा था इस बार कि निगेटिव में जाने का नो चांस। सेकेंड 2 स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे एक और एक ऐसे 2 स्टेटमेंट है, इधर दोनों राइट दोनों रॉन्ग या एक राइट एक रॉन्ग। तो 9 क्वेश्चंस थे इसमें से। 9 में भी बेटा याद रखना है आपको कि बहुत ही कम क्वेश्चन 2 या 3 मुझे दिखे जो लेंदी वाले थे, लेकिन बाकी सब प्रिसाइज ही थे, एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट ही थे। असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चन का सेट जहाँ पे बच्चों को बहुत डर लगता है। ओके, बच्चों में एक डर है कि मैम असर्शन रीजन दोनों जब करेक्ट होते हैं तब हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बच्चों, असर्शन और रीजन दोनों अगर करेक्ट है, बीच में बिकॉज अगर आप लगाते हैं और बिकॉज ये जंक्शन से दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं, उनका वैलिड मीनिंग निकलता है, तो यस, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बताने के बावजूद भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पर कल के पेपर में गुड न्यूज़ ये था बच्चों की रीज़न एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के पैराग्राफ से ही उठाए हुए वहाँ पे स्टेटमेंट थे। बस मुझे 1 या 2 क्वेश्चंस में लगा, एक गोल्गी अपैरेटस पे क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस नहीं थी, थोड़ा लॉजिकल था, पर हाँ कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो असर्शन रीज़न मॉडरेट टाइप का था, बहुत टफ नहीं था। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन पढ़ो डायरेक्ट टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो 4 ऑप्शन पढ़ो डायरेक्ट टिक करो। इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बिकॉज 4 में से अगर आपको पता है कि करेक्ट आंसर ये है तो ठीक होगा, नहीं पता स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, यहाँ पे कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। और ये कितने पूछे थे आपको? 34 क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों, मतलब 136 मार्क्स का पेपर, 136 आउट ऑफ 360, 136 मार्क का पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वाला था, तो हम नहीं बोल सकते बेटा कि पेपर लेंदी था। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप जो है ये होता है बेसिकली लेंदी वाला सेक्शन, जहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम होता है। 4-5 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, इसमें टाइम जाता है। यस, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और ये लेकिन सिर्फ कितने थे देखो, ओनली 22 आउट ऑफ 90, सिर्फ 22 क्वेश्चंस थे बेटा जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप थे। मतलब कितना परसेंट हो गया? 20 to 25% हो गया। ओके, सो जस्ट 20 to 25% पेपर ये मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप था, डिफिकल्ट नहीं था, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप था, जिसको बच्चे लेंदी बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे देना तो 22 मिनट में तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला जो भी पोर्शन था ये खत्म हो रहा था। सो ऐसा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना कि बायो का सेक्शन स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, प्रेशर होता है एग्जाम का, जिससे एक एक क्वेश्चन बार बार रीड करते हैं, राइट बार बार देखते हैं कि अच्छा मैंने राइट राउंड किया है या नहीं किया है, जिसमें बच्चों का टाइम जो है वो निकल जाता है। एंड देन लगता है कि बायो में मेरा बहुत टाइम चला गया, बहुत कम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बचा है। ये किस्सा होता है मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ नीट के एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए तो उसका उपाय क्या है? उसका सिंपल उपाय है बच्चों, आप जहाँ कहीं भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे इसके आगे 2 साल या 1 साल, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, बी श्योर कि जो आपका बायो का पेपर होता है हर एक टॉपिक का 90 क्वेश्चंस का, उसमें मैक्सिमम
30 क्वेश्चंस तो भी मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप होने चाहिए। आउट ऑफ 90 30 क्वेश्चंस तो भी आपको ऐसे होने चाहिए उस पेपर में जो स्टेटमेंट बेस्ड हो, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप हो, तो आपको फाइनल एग्जाम में वो एंजाइटी भी नहीं रहेंगी और वो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 3 थे, उसमें एक बायोटिक का डायग्राम था, अगेन एक प्लाज्मिड का बायोटिक का था, एक एक्सक्रीशन में जो एब्जॉर्प्शन है उसका डायग्राम था। 2 डायग्राम्स तो इजी थे। एक्सक्रीशन वाला जो डायग्राम था एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट पे, हाँ वो थोड़ा ट्रिकी था, जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, अदरवाइज 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी थे सॉल्विंग में। ठीक है। फ्रॉग में देखो बच्चों 4 क्वेश्चन आए इस साल, 16 मार्क का वेटेज अकेले फ्रॉग ने लेके गया। कॉकरोच का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, और वो न्यू एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो फ्रॉग के बेटा 4 क्वेश्चंस आए थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। बिल्कुल उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता था कि फ्रॉग पानी में और स्किन पे कैसे रेस्पायर कर रहा है, वो डिफरेंस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा रॉन्ग, लेकिन वो भी एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई है। साइंटिस्ट के नेम पे देखो बेटा 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था कि कोडॉन जो है ये ट्रिपलेट है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया, जॉर्ज गेमो ने बताया है। एक और साइंटिस्ट का क्वेश्चन आया था, इकोलॉजी के फादर वगैरह कुछ आपको पूछे थे कि कौन है। ऐसे साइंटिस्ट के नेम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको टैकल कैसे करना है, बहुत आसान है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप 12th में है तो, और अगर आप 11th में हो तो बिल्कुल ये 2 साल आप फॉलो करें। छोटी सी 8-10 पेज की बुक बनाओ, उसमें 3 कॉलम साइंटिस्ट नेम, ईयर एंड कंट्रीब्यूशन का, हर एक लेसन वाइज आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपको हफ्ते में 1 या 2 मिनट 5 मिनट का समय निकालना है। जो साइंटिस्ट आए उस लेसन में उसके नाम लिखो, ईयर लिखो, कंट्रीब्यूशन लिखो। नीट के एग्जाम को जाने से पहले जब आप रिवाइज करते रहेंगे, वो 8-10 पेज की बुक मतलब आपके 8 मार्क्स बिल्कुल पक्के, नो चांस फॉर निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट वाइज ब्रेकडाउन। बायो का टोटल सिलेबस हम लोग 10 यूनिट में डिवाइड करते हैं बेटा, जिसमें पहले 5 यूनिट जो है वो 11 स्टैंडर्ड के होते हैं, एंड बाद के जो 5 यूनिट होते हैं ये 12 स्टैंडर्ड के होते हैं, मतलब एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें जैसे कि हमेशा से हम बताते हैं कि जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, इकोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ये ऐसे यूनिट है जो हाई वेटेज गेन करते हैं। एंड यस, इस बार भी वही साबित हुआ है, इन्हीं यूनिट पे हाई वेटेज रहा है। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ हम लोग बायो में एस्केप नहीं कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, बट बच्चों को अगर ज़्यादा फोकस करना है तो किन यूनिट पे करना है ये आपको समझ में आएगा इस यूनिट वाइज ब्रेकडाउन से। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि हर साल बहुत इसमें चेंज होते हैं बेटा। यूनिट वाइज ब्रेकडाउन जो है ना, जो मैंने अभी आपको आज बताया, मैंने लास्ट ईयर का भी बताया है, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी बताया है। ये वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं, हर साल मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। तो यूनिट वाइज ब्रेकडाउन जो है ना बेटा, ये बस थोड़े फार नंबर से बदलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स तो आपको करने ही है, लेकिन जिन यूनिट पे थोड़ा कम वेटेज है ना उनको भी करना है। जैसे देखो ये जो 8th वाला यूनिट है बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, इसमें इस साल 9 क्वेश्चंस आ गए। अदरवाइज 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बट इस साल 9 क्वेश्चंस आए, इसका वेटेज बढ़ गया। वहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी जो इस पर सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए, जिसपे 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हर साल होते हैं और इसीलिए हमें बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। सो बच्चों, फर्स्ट वाला यूनिट पे 10 है क्वेश्चंस। सेकेंड जिसमें एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है उसमें 9 क्वेश्चंस हैं। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन पे अगेन 9, प्लांट फिजियोलॉजी 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी 7, रिप्रोडक्शन 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जेनेटिक्स इवोल्यूशन 13 क्वेश्चंस। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि जेनेटिक्स हमें बहुत टफ लगता है, ये उन्हें टफ लगता है जो सेल एकेडमी से नहीं पढ़ते हैं। Yes, because I love to teach genetics and my students love to learn the genetics. जेनेटिक्स अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए ना बच्चों, तो इससे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट और कोई नहीं है। सो अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही जल्द हम यूट्यूब पे एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें जेनेटिक्स का जो लेसन है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पे 7 क्वेश्चंस आए थे, इकोलॉजी पे 9 क्वेश्चंस का वेटेज था। इकोलॉजी पे बहुत बार बच्चे इकोलॉजी को ना जाने देते हैं कि लास्ट में पढ़ाया जाने वाला यूनिट होता है क्या, बस पोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन, यही तो है। बट नहीं, इससे और बहुत कुछ इकोलॉजी में है एंड इसीलिए इसका वेटेज भी ज़्यादा ही रहता है। सो बच्चों, अगर आज का ये एनालिसिस आपको सही में लगता है कि हेल्पफुल है एंड इस एनालिसिस के बेसिस पे आने वाले समय में आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे, सो डू
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल रीड एंड आई विल मैसेज टू यू। थैंक यू।